फ्रेंड्स, वेलकम टू द सरताज अकेडमी। तो आइए आज हम लोग साइंस का एक नया सीरीज बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जो आने वाले बिहार शिक्षक भर्ती, दरोगा, बीपीएससी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी जो है यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो बायोलॉजी में जो होता है जिसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अब बायोलॉजी जो है यानी बायो और जो है लोगो शब्द से मिलकर बना होता है। तो बायो का अर्थ क्या हो जाएगा, जीवन होता है, लाइफ होता है, और लोगोज का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है लेमार्क एवं ट्रेविरेंस, जो कि जर्मनी के थे, ट्रेविरेंस और लेमार्क जो हो जाएगा फ्रांस के थे, नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया था। आगे है कि जीव विज्ञान एक क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम पौधे जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, और इन्हें जो है फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। यानी जंतु विज्ञान का जनक भी इसे कहा जाता है अरस्तु को, और जीव विज्ञान का जनक भी किसे कहा जाता है, ये भी कहा जाता है अरस्तु को ही कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। आगे आ जाइए, देखते हैं हम कि जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, जीव विज्ञान की पहला शाखा है एपीकल्चर। ये सब बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए इसमें एपीकल्चर क्या हो जाएगा, एपीकल्चर जो है इसमें मधुमक्खी का पालन किया जाता है। उसके बाद सेरीकल्चर हो जाएगा, इसमें रेशम कीट का पालन किया जाता है। और पीसी कल्चर जो है इसमें मत्स्य यानी मछली पालन किया जाता है। और माइकोलॉजी जो है इसमें कौकों का अध्ययन किया जाता है। और फाइकोलॉजी जो है ये हो जाएगा शैवाल का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। और पोमोलॉजी जो है इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑर्निथोलॉजी में जो है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। आगे है इक्थियोलॉजी में जो है मछलियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मछलियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद एंटोमोलॉजी, तो एंटोमोलॉजी में जो है कीटों का अध्ययन किया जाता है। आगे है डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो डेंड्रोलॉजी में जो है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद ओफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है। और इसका कहीं सर्पेंटोलॉजी भी रहता है, तो उसमें भी सांपों का अध्ययन किया जाता है। अगला है सेरोलॉजी, तो सेरोलॉजी में जो है छिपकली का अध्ययन किया जाता है। और सिल्वीकल्चर जो है इसमें काष्ठीय जो है पेड़ के संवर्धन का इसमें अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर, तो देखते हैं वर्गीकरण के बारे में। वर्गीकरण जो है इन सभी जीवधारियों का उनके द्वारा किया गया कार्य, विकास एवं उसकी शारीरिक संरचना के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटा गया है। इसी को वर्गीकरण कहा जाता है। शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ता है उन्हें मूल लक्षण कहते हैं। तो याद रखिएगा, मूल लक्षण किसे कहते हैं, जो शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण सबसे पहले दिखाई देता है उसी को जो है यानी मूल लक्षण कहा जाता है। आगे है वर्गीकरण का आधार, तो वर्गीकरण का आधार क्या था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यूनानी जो विचारक अरस्तु, तो याद रखें इसको, अरस्तु को, यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण उनके जल, स्थल एवं जो है वायु में रहने के आधार पर किया था। चाहे वह समुद्र में रहे, धरातल पर या वायु में, जीवों को उनके लक्षणों और व्यवहारों के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करना उचित है। किसी जीव के लक्षण उसके द्वारा किया गया विशिष्ट कार्य या जीव का विशिष्ट रूप है। जीवों का वर्गीकरण, तो जीवधारियों का वर्गीकरण जो है अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया। पहला हो जाएगा जंतु समूह और दूसरा हो जाएगा वनस्पति समूह। तो याद रखिएगा अरस्तु के बारे में। उसके बाद लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उससे ही जो है आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, जिससे उन्हें जो है आधुनिक वर्गीकरण का पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी कहते हैं। तो किसको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी, तो वो कहते हैं लिनियस महोदय को कहते हैं। तो याद रखिए लिनियस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो है आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो वो लिनियस को कहा जाता है। आगे है
नामकरण की द्विनाम पद्धति। तो नामकरण की जो है द्विनाम पद्धति के बारे में हम लोग देख। द्विनाम पद्धति में कैरोलस लिनियस, कौन? कैरोलस लिनियस ने 8वीं शताब्दी में द्विनाम पद्धति शुरू की, जिसमें जीवों के वंश, ठीक है, जीवों के वंश यानी जिन्स तथा जाति, स्पेसीज का ध्यान रखा जाता है। उन्हें जो है सिस्टेमा जो है नेचुरी नामक पुस्तक लिखा था। याद रखिए यहाँ पे सिस्टेमा जो है नेचुरी है पुस्तक लिखा गया था, कैरोलस जो है लिनियस के द्वारा लिखा गया था। आगे है, जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, यानी कैनिस फैमिलियरीज, जो कुत्ता जो है, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैनिस फैमिलियरीज होता है। तो ये क्या है? कैनिस है और फैमिलियरीज है, तो दो नाम मिल के आ रहा है, तो यही क्या है? द्विनाम पद्धति है। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ और जो है जानवरों के बारे में, जिसका जो है द्विनाम पद्धति मतलब साइंटिफिक नेम क्या होता है वो देख लेते हैं। पहला है मानव। तो मानव का क्या हो जाएगा वैज्ञानिक नाम? तो मानव का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा होमो सेपियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होमो सेपियन हो जाएगा। और उसी तरह से तेंदुआ का कहेगा तो क्या हो जाएगा? तेंदुआ का पैंथेरा जो है पार्डस हो जाएगा। तो याद रखिएगा तेंदुआ का पैंथेरा पार्डस, और बाघ का कहेगा तो इसका भी पैंथेरा टिग्रिस हो जाएगा, और शेर का कहेगा तो इसका भी पैंथेरा लियो हो जाएगा। तो सिर्फ लास्ट वाला बदल रहा है, तेंदुआ हो जाएगा पार्डस, और अब बाघ हो जाएगा टिग्रिस, और आपका शेर हो जाएगा लियो। ये तीनों को ध्यान रखिएगा। आगे है मटर। मटर के जो है यानी पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पीजम जो है सेटिवम हो जाएगा। ये मटर का पौधे का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। उसके बाद बिल्ली का हो जाएगा फेलिस जो है डोमेस्टिका हो जाएगा। तो याद रखिएगा बिल्ली का जो है वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? फेलिस डोमेस्टिका हो जाएगा। और मेढक का कहेगा तो मेढक का हो जाएगा राना टिग्रीना हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। उसी तरह से धान का कहेगा तो क्या हो जाएगा? ओरिजा सेटिवा हो जाएगा। और सरसों को कहेगा तो ब्रासिका जो है कम्पेस्टिस हो जाएगा। किसका? सरसों का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। उसी तरह से चना का कहेगा तो क्या हो जाएगा? सीसर जो है एरिटिनम हो जाएगा। किसका? चना का हो जाएगा। और गेहूं का कहेगा तो ट्रेटिकम एस्टिवम हो जाएगा। ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग गाय का। जो गाय है इसका हो जाएगा बोस इंडिकस। बोस इंडिकस गाय का हो जाएगा। और बैल का कहेगा तो इसका भी बोस टॉरस। वर्गीकरण की विभिन्न जो है पद्धतियों के बारे में। तो वर्गीकरण की जो विभिन्न पद्धतियां हैं, पहला हो जाएगा दो जगत वर्गीकरण। जो दो जगत वर्गीकरण किया गया था लिनियस के द्वारा किया गया था, जिसमें जीवों को जंतु व पादप में बांटा गया। तो याद रखिएगा जीवों को किस में? जंतु व पादप में बांटा गया। उसके बाद तीन जगत जो है वर्गीकरण दिया। तो तीन जगत वर्गीकरण जो है हैकेल ने दिया है। किसने दिया? हैकेल ने दिया, जिसमें जंतु व पादप के साथ यहाँ पे जो है प्रोटिस्टा हो जाएगा। ठीक है, प्रोटिस्टा हो जाएगा, प्रोटिस्टा में रखा गया। तो जंतु पादप एक तीसरा वाला जुड़ गया, प्रोटिस्टा जुड़ गया। उसके बाद चौथा जगत वर्गीकरण जो दिया ये कोपलैंड ने दिया। ये कोपलैंड ने दिया, जिसमें मोनेरा को भी जोड़ा गया। तो याद रखिएगा पहला जो दो जगत दिया गया लिनियस के द्वारा, इसमें जंतु पादप को रखा। जब तीसरा जब हैकेल हो जाएगा उसने प्रोटिस्टा को जोड़ा। उसके बाद चौथा जब आ गया कोपलैंड, इसने जो है मोनेरा को भी जो है जोड़ा। उसके बाद ये तो है, ये है आर एच विटेकर महोदय, इसने जो 5 जगत वर्गीकरण यानी जो आर एच जो विटेकर है जिसमें कवक को भी इसमें शामिल किया गया। तो 5 जगत हो गया। तो आगे है आर एच विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण में जीवों को निम्नलिखित जो है यानी निम्नलिखित पहुँच जगत 5 जगत में विभाजित किया। ये 5 जगत हो जाएगा यहाँ पे 5 जगत में विभाजित किया, जिससे हो जाएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु हो जाएगा। तो ये 5 में विभाजित किया गया। तो आइए हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं। पहला है मोनेरा। तो मोनेरा के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या है। मोनेरा जो है इस जगत में एक कोशिकीय, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बताइए मोनेरा जो है कैसा, एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। तो पूछा जाता है मोनेरा, इसमें जितना भी आएगा मोनेरा में सब वो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक यानी जीव आते हैं। इन्हें जो है यू बैक्टीरिया तथा आर्ध बैक्टीरिया में बांटा गया है। ठीक है, आर्ध बैक्टीरिया में बांटा गया, ये नहीं होगा, आर्ध बैक्टीरिया में बांटा गया है, जिनमें यू बैक्टीरिया को सत्य जीवाणु माना गया है। तो याद रखिएगा इसमें जो यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया ये वाला जो है इसको सत्य जीवाणु यानी ट्रू बैक्टीरिया माना गया है। तो देखिए मोनेरा जगत का एग्जाम्पल कौन कौन है, मोनेरा में कौन कौन आता है। इसमें जीवाणु आ जाएगा, नीलहरी शैवाल आ जाएगा, और माइकोप्लाज्मा, ये सब किस में आता है? ये सब मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। और ये सब जितना भी है ये सब जो है एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक है। इसको भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा बताइए जीवाणु जो है वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। तो जीवाणु क्या हो जाएगा? तो वो एक कोशिकीय हो जाएगा। बोलेगा नीलहरी शैवाल क्या है, एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है? तो ये भी एक कोशिकीय हो जाएगा। उसके बाद माइकोप्लाज्मा भी ये सब हो जाएगा। आगे आ जाइए, हम लोग देखते हैं मोनेरा जगत के लक्षण के बारे में। अब इसका लक्षण क्या क्या है हम आगे और इसका डिटेल देख लेते हैं।
इसका लक्षण है कि इनकी जो है कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति, केंद्रक कला और केंद्रिका जो नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो मोनरा होता है उसमें कोशिका भित्ति भी नहीं पाया जाता है, साथ में केंद्रक कला और केंद्रिका भी नहीं पाया जाता है इसमें। उसके बाद आगे है, यह जो है विभाजन ये और विखंडन द्वारा जनन करते हैं, साथ ही बीजाणु द्वारा भी जनन कर सकते हैं। जो मोनरा जगत में जो आता है ये विभाजन के द्वारा ही भी जनन कर सकता है, और साथ में जो है बीजाणु रोपण के द्वारा भी जो है बीजाणु के द्वारा भी ये जनन कर सकते हैं। उसके बाद है इसमें सोपोसी, जैसे नील सवाल क्या है, ये सोपोसी होता है, ये अपना खाना खुद जो है बनाता है। और परपोषी भी जो है जीवाणु, जैसे जीवाणु क्या है, यानी जो है परपोषी में जीवाणु आ जाएगा, पाए जाते हैं। ये सब इसका क्या हो जाएगा, लक्षण है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं जीवाणु के बारे में। ये जीवाणु जो आया है, अब इस जीवाणु के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जीवाणु जो है, जीवाणु की खोज जो है 1663 ईस्वी में एंटोनियो लुवेनहॉक ने की थी। तो याद रखिए कि इसको एंटोनियो जो है लुवेनहॉक की जीवाणु का खोज किसने किया था, ये एंटोनियो लुवेनहॉक हो जाएगा। तथा जो है जीवाणु की खोज के कारण लुवेनहॉक को जो है बैक्टीरियोलॉजी का पिता यानी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा, बताइए फादर ऑफ जो है बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो एंटोनियो लुवेनहॉक को कहा जाता है, क्योंकि इसी ने जो है सबसे पहले जीवाणु को खोज किया 1683 ईस्वी में किया था। यह जो एक कोशिकीय जीव है, यह सर्वव्यापी है, हर जगह पाया जाता है तथा जो है सभी जगह पाए जाते हैं। यहाँ जहाँ कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होता है, जैसे जल में, मिट्टी के जीव के ऊपर तथा अंदर, इनकी जो है आकार एवं आकृति भिन्न पाई जाती है। इसको भी याद रखिएगा, जो जीवाणु होता है इसकी आकार एवं आकृति जो है भिन्न भिन्न होता है। जीवाणु के आकार जो है लगभग 7 प्रकार का होता है। आइए उसमें से हम लोग देख लेते हैं। पहला हो जाएगा कोकस। जो कोकस होता है ये हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये कोकाई, कोकस या कोकाई इसको कहा जाता है, इस प्रकार का होता है, ये गोल होता है। उसके बाद बेसिलस हो जाएगा, उसके बाद ये बेसिलस हो जाएगा, इसका आकार होता है बेसिलस बोलेगा सिलेंडर या रड जैसा इसका आकार हो जाएगा। उसके बाद स्पैरिलम हो जाएगा, तो इसके आकार भी हो जाएगा स्पैरिलम हो जाएगा। और उसके बाद विब्रियो होता है, जो कॉमा जैसा होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये विब्रियो जैसा इसका आकार दिख रहा है, ये विब्रियो हो जाएगा। उसके बाद तंतु मय जैसा, तंतु जैसा भी होता है और कली जैसा भी होता है। और जो है माय जो है सीरियल यानी जो है ये जो है ये हो जाएगा माइसिलियस होता है यानी माइसिलियस जैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइसिलियस आकार का होता है। इसमें देखिए ये जो कोकाई है ये हो जाएगा, यानी ये जो बिंदु जैसा हो जाएगा, गोल आकार का होता है कोकाई। उसके बाद जो है बेसिलाई जो है, ये बेसिलस है, ये हो जाएगा। और जो विब्रियो होता है ये कॉमा आकार होता है, ये हो जाएगा, यानी छड़ आकार का होता है। बेसिलाई जो ये छड़ आकार का हो जाएगा, यानी रड आकार का ये होता है। और स्पैरिला जो है स्पैरिला आकार का ये हो जाएगा। तो ये 7 प्रकार का जो जीवाणु का लगभग स्ट्रक्चर होता है। इसमें ज़्यादातर ये कोकस के बारे में पूछा जाता है, बेसिलस के बारे में पूछा जाता है, और आपका जो विब्रियो के बारे में पूछा जाता है। तो ये 3 को याद रखेगा। कोकस बोलेगा तो गोल आकार का हो जाएगा, बेसिलस ये सिलेंडर आकार का हो जाएगा, और विब्रियो जो है ये कोमा आकार का हो जाएगा। यही पूछा जाता है इसमें। आगे आ जाइए, हम लोग देखते हैं जीवाणु के जो है समान लक्षण क्या क्या है। तो अब आज जीवाणु के समान लक्षण के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यानी इनकी कोशिका भित्ति जो है, तो याद रखिएगा कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, तथा कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन व फास्फोलिपिड की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जीवाणु जो होता है उसका कोशिका भित्ति किसका बना होता है, ये काइटिन का बना होता है, तथा इसका जो झिल्ली होता है ये प्रोटीन व फास्फोलिपिड की बनी होती है। तो याद रखिएगा इसको। अधिकांश जीवाणु विषमपोषी होते हैं, परंतु कुछ जो है यानी स्वयंपोषी भी होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो जीवाणु विषमपोषी भी हो जाएगा, साथ में ये स्वयंपोषी भी होता है। कुछ जीवाणु ऐसा है जो खुद जो है स्वयं प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। आगे है जीवाणु जो है, आगे है जीवाणु मृतोपजीवी होते हैं, यानी मृत पादपों जंतुओं से अपना भोजन लेने वाले, जैसे एसिटोबैक्टर जीवाणु आदि। ये सब क्या हो जाएगा, मृतोपजीवी होता है। और कुछ जीवाणु जो है सहजीवी होते हैं, जैसे राइजोबियम, तथा कुछ जीवाणु परजीवी भी होते हैं। ये बहुत से रोग के कारक होते हैं। और ये जो है ये द्विविभाजन, तो याद रखिएगा जो जीवाणु होता है ये द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं, और इसमें विखंडन भी पाया जाता होता है। कुछ जीवाणु जो है फॉर्मिक अम्ल
वह कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेन बनाते हैं, जिन्हें मेथेनोजेनिक जो है बैक्टीरिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेथेनोकोकस। ये क्या करता है? मीथेन बनाता है। किससे? फॉर्मिक अम्ल व कार्बन डाइऑक्साइड से बनाता है। आगे ये देख लेते हैं हम लोग नीलहरी शैवाल के बारे में, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया या ब्लू जो है ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। तो नीलहरी शैवाल जो है ये प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है। और नीलहरी शैवाल एक स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाला जीवाणु होता है। तो ऑटोमेटिक है कि ये जो है नीलहरी शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। जो प्रकाश संश्लेषण करेगा तो वो अपने आप को क्या कर लेगा? स्वतंत्र हो जाएगा, जीवन यापन वो कर पाएगा। तो भाई ये इसका एग्जाम्पल नॉस्टॉक हो जाएगा और एनाबीना। तो याद रखेगा इसका एग्जाम्पल हो जाए किसका? नीलहरी शैवाल का एग्जाम्पल नॉस्टॉक है और एनाबीना होता है। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। माइकोप्लाज्मा जो है एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक तथा जो है बहुरूपी जीव होते हैं। ये कार्बनिक परचूर माध्यम में गोलाभ तंतु ताराकार यानी जो है सेटेलेटेड वृत्त और वृत्त जो है सर्किल आदि के रूप में मिलते हैं। इनके इस बहुरूपी गुण के कारण इन्हें जो है पादप जगत का विदूषक, याद रखिएगा, पादप जगत का विदूषक यानी जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। तो जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है? तो माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। पूछा जा सकता है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम से कहा जाता है, तो माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। आगे आ जाए ये परजीवी तथा मृतोपजीवी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कौन? माइकोप्लाज्मा दोनों प्रकार का हो सकता है। इसमें जो है 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल, एक हो जाएगा डीएनए और आरएनए उपस्थित होते हैं। 4% आरएनए हो जाएगा और 8% जो है इसमें डीएनए उपस्थित होता है। किसमें? माइकोप्लाज्मा में होता है। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है माइकोप्लाज्मा का। तो ये हो जाएगा माइकोप्लाज्मा जो है ये दिया हुआ है, ये माइकोप्लाज्मा का आकृति हो जाएगा। आगे आ जाइए हम लोग देखते हैं आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में। अब देखते हैं आर्कियोबैक्टीरिया। आगे है आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। ये पुरातन जो है जीवाणु है जो प्रतिकूल वातावरण में रहते हैं। मतलब ये क्या है? पुरातन मतलब पुराना ये जीवाणु है, ये जो है प्रतिकूल वातावरण में रहते हैं। ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा मेथेनोजेंस हो जाएगा, जो कि मेथेन उत्पादक जीवाणु हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यह बैक्टीरिया हो जाएगा, यानी मीथेनो बैक्टीरिया हो जाएगा। तो मेथेनो जो है बैक्टीरिया हो जाएगा। और उसके बाद हेलो जो है फाइलस हो जाएगा, जो कि समुद्री जीवाणु हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? हेलो बैक्टीरियम हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा तीसरा हो जाएगा थर्मो एसिडोफाइलस, जो कि यानी सल्फर जीवाणु हो जाएगा, यानी सल्फो जो है लोबस, इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। आइए अब आगे देख लेते हैं हम लोग दूध का पाश्चुरीकरण के बारे में देख लेते हैं। पाश्चुरीकरण का सिद्धांत जो है लुईस पास्चर ने दिया था। याद रखिएगा जो पाश्चुरीकरण का जो सिद्धांत है ये लुईस ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार दूध को उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम ताप पर उबालने से उनके हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, और जिससे जो है दूध का स्वाद व गुण भी जो है खत्म या परिवर्तित नहीं होते हैं। और सामान्यतः जो है यानी 65 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक जो है पाश्चुरीकरण किया जाता है। यह 2 क्रियाओं द्वारा होता है, मतलब ये 2 विधि द्वारा होता है। पहला हो जाएगा कम तापमान अधिक समय पर क्रिया, जिसको हम लोग लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो है दूध को 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 जो है मिनट तक गर्म किया जाता है तथा फिर उसे ताज़ा रखने हेतु ठंडा किया जाता है। तो याद रखिएगा पहला मेथड में क्या हो जाएगा, यानी 63 डिग्री सेल्सियस पर इसे गर्म किया जाता है और 30 मिनट तक जो इसको उबाला जाता है। और दूसरा क्या हो जाएगा? उच्च तापमान और कम समय पर क्रिया। इसमें क्या होता है? हाई टेम्परेचर जो है होल्डिंग मेथड। इसमें 72 डिग्री सेल्सियस ताप पर मात्र 15 सेकेंड तक जो उबाला जाता है और फिर एकदम यानी अचानक इसको ठंडा किया जाता है, और जिससे दूध अधिक समय तक क्या हो जाएगा? दूध अधिक समय तक जो है ताज़ा रह सके। यही 2 प्रक्रिया था, एक कम तापमान अधिक समय प्रक्रिया, एक हो जाएगा उच्च तापमान कम समय प्रक्रिया। ये दोनों को याद रखकर इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज यहीं तक था। इससे आगे जब होगा अगला टॉपिक हो जाएगा प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग देखेंगे।